Okay, good evening, students. Good evening, sir. All right. Last time आपण काय केलेलं? Yes, children. Last time आपण काय केलेलं? कुठला पार्ट आपण पाहिलेला लास्ट टाइम? कौन सा पार्ट देखा था हमने लास्ट टाइम? Am I audible? We are studying heat. Okay, heat. Heat में कौन सा टॉपिक देखा था हमने? Yes. Okay, heat में कौन सा टॉपिक देखा था? Anybody remember something? कुछ तो देखा था हमने हीट में, है ना? Something related to हीट कैपेसिटी, कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी हीट की कैपेसिटी रखता है। वैक्स का एक्सपेरिमेंट देखा था, इफ यू रिमेम्बर। यस, रिमेम्बर एनीबडी? किसी को याद नहीं है? ओके, ओके, so to quickly give a small recap or revision regarding the same. One moment. Okay, sharing my screen, give me thumbs up if you can see my screen. Okay, there you go. Visible, children? Visible? Textbook? विजिबल, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हमने लास्ट टाइम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखा था, ठीक है। हमने आयरन, कॉपर और लेड के तीन मटेरियल्स के बॉल लिए थे, स्पीयर लिए थे, जिसका वेट ऑलमोस्ट सेम था और जिसका शेप सर्कुलर था, ठीक है। तीनों वेट के बॉल को हमने एक बीकर में डुबोया था जिसमें बॉइलिंग वाटर था, और उसी बॉल को इमिडिएटली रिमूव करके वैक्स के स्लैब में डाल दिया। तो सबसे पहले हमने देखा कि आयन ने वैक्स के स्लैब को मैक्सिमम लेवल तक प्रोसेस्ड किया, उसके बाद कॉपर एंड उसके बाद लेड, ठीक है। इससे हमने देखा कि स्पीयर एब्जॉर्ब्स, आयन स्पीयर एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम हीट, जिसकी वजह से बॉल काफ़ी देर तक हीट रहा और वैक्स के अंदर पेनिट्रेट होते गया, ठीक है। ये तो था हर एक मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके पहले हमने देखा था यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है ये देखा था हमने, ठीक है। उसके पहले हमने क्या देखा था? और एक बात देखी थी हमने, हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी थी। एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, ओके, वो रिलेटिवली कैसे होती है, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, या आप जान लीजिए ये वाला ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे हम बोलते हैं, वो किसकी वजह से होती है? वाटर वेपर किस तरह से सैचुरेट होता है या किस तरह से सैचुरेट नहीं होता, तो वो हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक, एंड आई थिंक बाय दिस वी कैन एंड आवर चैप्टर टुडे बिफोर गोइंग ऑन अ स्मॉल दिवाली हॉलीडेज। सो हीट एक्सचेंज, ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट अपनी हीट एक्सचेंज करता है वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अभी हीट एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्या बताता है? डज एनीबडी नोज, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हीट एक्सचेंज? यश, यू आर लेट। यश चौधरी, यू आर लेट टुडे। क्यों लेट हुआ बच्चा? यस यश, आपको लेट क्यों हुआ? ओके, नो प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं। सो नाउ यू ऑल टेल मी, ऑल राइट, कि आपको हीट एक्सचेंज के बारे में क्या समझ आया? हीट एक्सचेंज क्या होता है? यस चिल्ड्रन, क्विकली। हीट एक्सचेंज क्या होता है? वर्ड से क्या समझ आता है आपको? हीट एक्सचेंज ये वर्ड से क्या समझ आता है? क्विकली क्विकली। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड इवन
Repeat. Okay. Correct. Absolutely. Anybody else has anything to add to it? किसी के पास और कुछ है ऐड करने के लिए? Yes. ओके, सो आई शैल गो विथ मैत्रेय। मैत्रेय ने बताया है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी हीट, हॉट होगा तो अपनी हीट ट्रांसफर करेगा कोल्ड के साथ, या फिर कोल्ड रहेगा वो हॉट ऑब्जेक्ट से हीट गेन कर लेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एक एक्टिविटी करी है यहाँ पे। इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर चिल्ड्रन जो ये होते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, एटम्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि कोल्डनेस जो है हॉटनेस के ऊपर हावी क्यों नहीं होता है, बिकॉज कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स स्टेबल होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट के अंदर एटम्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट बताते हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस बताते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है यहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती है एज कम्पेयर टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ शेयर कर लेता है, तो इसका जो टेम्परेचर है कोल्ड ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, ड्यू टू द गेन ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ से क्या करेगा, ये अपने एटम्स जो है उसके अंदर से एनर्जी को कोल्ड ऑब्जेक्ट के एटम्स के पास ट्रांसफर करेगा। ठीक है, उसकी वजह से इसका हॉटनेस जो है वो इसके कोल्डनेस के साथ शेयर होके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा या नॉर्मलाइज हो जाएगा, दोनों का इक्वल टेम्परेचर बन जाएगा। ठीक है, नाउ द हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी। द चेंज इन द टेम्परेचर कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स अटेन द सेम वैल्यू। तब तक ही अपनी एनर्जी को शेयर करेंगे जब तक इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, in this process the cold object gains heat energy and the hot object loses its heat energy। हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने यहाँ से हीट को लूज कर देता है, कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है हीट को गेन कर लेता है। ठीक है, नाउ इफ सिस्टम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज आइसोलेटेड, ये तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर की बात करी, रूम टेम्परेचर पे, पर अभी क्या होगा, इफ द सिस्टम ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज आइसोलेटेड फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय कीपिंग देम इनसाइड अ हीट रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, अगर हम इसको एनवायरनमेंट से आइसोलेट करें और इसको एक डब्बे के अंदर रख दे जिसे हीट रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट द एनर्जी एक्सचेंज प्लेस टेक्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ओनली, यानी कि एनवायरनमेंट का कोई रोल ना हो इसके अंदर, ये दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर एनवायरनमेंट की कोई भी एनर्जी एक्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ इस डब्बे के अंदर जो हीट प्रेजेंट है या जो टेम्परेचर प्रेजेंट है उसी के अंदर इस दोनों ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है। इसे हम कहते हैं हीट रेजिस्टेंस बॉक्स। ना ये टेम्परेचर एनवायरनमेंट की हीट एक्सेप्ट करेगा, ना ये एनवायरनमेंट को हीट देगा। ठीक है, now what will happen, then no energy can flow from inside the box or come outside the box। in this situation we get the following principle। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब भी आप हीट रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे या दोनों ऑब्जेक्ट को एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर देंगे, हमको कौन सा प्रिंसिपल मिलेगा, हमको ये प्रिंसिपल मिलेगा ऑफ हीट एक्सचेंज। हमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज है वो हमें क्या बताएगा, ऐसी स्थिति में heat energy lost by the hot object is equal to heat energy gained by the cold object। ठीक है, सो हॉट ऑब्जेक्ट जितनी अपनी हीट लूज करेगा वो कोल्ड ऑब्जेक्ट उसे गेन कर लेगा। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इज दिस पार्ट अंडरस्टूड बाय एवरीबडी चिल्ड्रन? एनी डाउट स्टिल हियर? अभी आप मुझे डेली लाइफ में एग्जाम्पल देंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट ट्रांसफर के ऊपर। Yes, understood. So now if you have understood, then you will give me example on daily life. What are the different example in your daily life? आपके आजू बाजू में, आपके environment में प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज के, जहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट अपना एनर्जी लूज करता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट अपनी
एनर्जी गेन करता है, हॉटनेस को गेन करता है। आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक एंड आंसर मी क्विकली क्विकली। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन टाइप इन मराठी और हिंदी, आई एम ओके विद दैट। यस चिल्ड्रन। वेरी गुड धीरज। इन मेकिंग फूड, इन कुकिंग फूड, वेरी गुड। और कहाँ पे? मुझे छोड़ के 4 और स्टूडेंट है क्लास में, 5 और स्टूडेंट है क्लास में। आई वांट एवरी एग्जांपल फॉर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट मैत्रेय। हॉट वाटर, व्हेन यू pour hot water on the object or metal which is at a room temperature। सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पहली अंगुल दिवाली की। जब आप ठंडे ठंडे पानी में गीजर ऑन करके गर्म पानी डालते हैं तो आपका ठंडा पानी गर्म हो जाता है ना। When you equalize temperature of your bathing water, right? Yes. So Maitreya, Dheeraj, other children, Yash, example of heat exchange quickly. I want example from everyone, children. Thermal cooler for laptops, very good. Thermal cooler. Okay, liquid cooling टेक्नोलॉजी होती है ना गेमिंग कंप्यूटर्स में। ओके, और ऊपर से लैपटॉप में भी होती है। इफ़ यू हैव अ गेमिंग लैपटॉप और अगर आपके लैपटॉप के ग्राफिक्स बहुत हाई है तो उसमें थर्मल कूलिंग टेक्नोलॉजी होती है जो आपके लैपटॉप को गर्म होने से बचाते हैं। रेडिएटर ऑफ कार, वेरी गुड। आई एम गेटिंग मोर आंसर्स फ्रॉम मैत्रेय। वेर आर अदर चिल्ड्रन? यश, एंड वेर आर अदर चिल्ड्रन? यस, अनुज, आदर्श, एग्जाम्पल्स ऑफ हीट एक्सचेंज। अभी तो हमने बात की हॉट ऑब्जेक्ट अपनी हीट लूज करेगा और कोल्ड ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट से हीट को गेन करेगा। इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके डेली लाइफ के एग्जाम्पल देने हैं क्विकली। यश, अनुज एंड आदर्श, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम यू। यश, काइंडली एड योर आंसर इन द चैट बॉक्स। अनुज, आदर्श। सबसे इजी वाला एग्जाम्पल पूछा है उसमें भी। रबिंग योर हैंड्स, वेरी गुड, वेरी गुड अनुज गोपी। व्हेन यू रब योर हैंड्स इन कोल्ड सीजन, राइट, तो हीट जनरेट हो जाती है उसमें। आपकी जो कोल्ड हैंड्स होते हैं वो अपने एटम्स को वाइब्रेट करने करने लगते हैं। व्हेन यू रब योर बोथ हैंड्स टुगेदर, योर एटम्स ऑफ द on your hands or on your air starts vibrating and they start to generate energy, जिसकी वजह से हीट जैसा फील होता है, हॉटनेस फील होता है। एनी अदर एग्जाम्पल? आदर्श, यश, वेटिंग फॉर यू टू। जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी एक्टिव जब भी मैं पूछूं आपसे कुछ। यश, आदर्श, अवेटिंग योर रिप्लाई। सोलेनॉइड इन हीटर while rising temperature of water, exactly Maitreya। सोलेनॉइड कॉइल इन हीटर, कि जब हीटर को ऑन करते हैं दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय द हीटर and temperature of water get risen up। Anything else? अनुज ने बताया। यश एंड आदर्श, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। यश एंड आदर्श।
डूइंग वर्कआउट, यस एब्सोल्युटली अनुज, जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं तभी. एनीथिंग एल्स? Friction between car tire, very good. All right, high time. Let us go back to our chapter. Adarsh and Yash, I did not like this today. It was very easy. Anyways, will not spend much time here. Coming back to your textbook. Is it visible? Adarsh is writing now. What about Yash? Okay. Transfer of heat by generator of electric motor. Okay. Okay, ठीक है. चलो लेट अस गो बैक टू हियर. तो ये हीट का ये जो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज चिल्ड्रन आपको ध्यान रखने हैं, और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको प्रिंसिपल के साथ साथ कम से कम 3 एग्जाम्पल देने हैं. ये प्रिंसिपल बताने के लिए 1 मार्क रहेगा, और आपके 3 एग्जाम्पल का 1 मार्क रहेगा. हाफ मार्क फॉर ईच एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दे देना. ठीक है. एंड इफ पॉसिबल चिल्ड्रन ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, सो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बच जाएंगे. नाउ हियर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट. अभी मेजरमेंट कैसे करेंगे हम, जिसे हम मिक्सिंग मेथड बोलते हैं, एंड विच इज डन विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर. ओके, तो ये मेजरमेंट कैसे होगा? सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग मिक्सिंग मेथड. ओके, मिक्सिंग मेथड करके होता है, उससे हम ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट मेजर करते हैं. फॉर दिस हम कैलोरीमीटर यूज करते हैं. कैलोरीमीटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें हीट की कैलोरीज, हीट का आप सभी को पता है ना, यूनिट इज कैलोरीज, राइट? सो दिस कैलोरीमीटर will give us calories of the heat which is transferred. So we have learnt about calorimeter in the previous standard, isn't it? Have we? 9th standard में हमने calorimeter वाला experiment देखा था, if you remember. Yes? 9th standard में भी देखा है ना ये experiment calorimeter का. ठीक है. सो हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं. If a hot solid object is put in water in a calorimeter, heat exchange between the hot object and the water of calorimeter starts. ठीक है. This will continue till the temperature of solid object and water and the calorimeter will become equal with each other. Calorimeter, solid object और पानी तीनों का टेम्परेचर जो है इक्वल हो जाएगा. दिस पार्ट एवरीबडी रिमेंबर्स, हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में. ओके, सो उसमें क्या देखा था हमने? हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट. जैसे कि स्फीयर का बॉल है, उसने अपनी हीट किसको लूज की है? हीट गेन बाय वाटर, वाटर को लूज की है, एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर ने इसे यूज की है. ठीक है. सो ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट था, इसकी हीट इज गेन बाय वाटर एंड इट इज गेन्ड बाय कैलोरीमीटर. ठीक है. जब ये हीट ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन तीनों का टेम्परेचर इक्वल बन जाएगा, तभी हमें ये स्पेसिफिक हीट का मिक्सिंग मेथड का मेजरमेंट मिलेगा. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इक्वेशन फॉर्म में डाल देते हैं. ठीक है. एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन, आई विल जस्ट हैव सम वाटर. कल तक गला खराब होने वाला है दिवाली की साफ सफाई में मस्त से. सॉरी फॉर दैट. ओके, सो हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम दे देंगे Q. ठीक है. मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट इनटू डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर. हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या क्या है? एक तो उसका मास है, उसके अंदर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा आयरन का तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा कॉपर का तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है.
और उसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है वो हम इस सबको मिला के क्यू रखेंगे, ठीक है। ये बना हमारा क्यू। तो हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने रखा है क्यू, ठीक है। अब सिमिलरली हीट गेन बाय वाटर, इधर क्या है, हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर, तो हम इसे रखेंगे Q1। इसके अंदर Q1 के अंदर क्या क्या आएगा, पानी का मास, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे सॉलिड ऑब्जेक्ट ने अपना टेम्परेचर पानी को दे दिया था, इसलिए डिक्रीज इन टेम्परेचर आया। यहाँ पे पानी ने सॉलिड ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर गेन किया है, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, okay. And likewise your calorimeter also, heat gain by calorimeter will be Q2, mass of calorimeter, specific heat capacity of calorimeter, and increase in the temperature of calorimeter, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, सो हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। तो हमने Q इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q1 हमने किया था, इफ यू रिमेंबर दिस, जो 9th स्टैंडर्ड में हमने किया था। यस, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, पता है एक एक करके सॉलिड लिक्विड गैस की थी हमने, सेम क्यू वाला फॉर्मूला यूज करके, है ना। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा मिक्सिंग मेथड यूज किया है, ठीक है। बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस, इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर आर नोन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। इस ऑब्जेक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये इक्वेशन को लेके, ओके। So is this equation understood by everybody? Yes, students? Easy? You want me to repeat it again? Children, you want me to repeat or no? No, ठीक है, okay. So we'll go to next part. अब next part में हमें क्या देखना है, हमें solved example देखने हैं, ठीक है। हम solved example किसके बेसिस पे देखेंगे, हम एनर्जी के बेसिस पे, कैलोरीज के बेसिस पे, यूनिट के बेसिस पे देखेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 degree to 100 degree Celsius? हमको क्या करना है चिल्ड्रन, 20 डिग्री ऑलरेडी ओरिजिनल टेम्परेचर है, इसे हमें बढ़ाना है 100 डिग्री तक, और हमारे पास कितना पानी है, हमारे पास 5 किलोग्राम पानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन में हमने लिखा मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 5 kg, कैलोरीज इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलोरीज कितना है, 1 किलोग्राम, 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये पानी का कैलोरीज है, ठीक है, स्टेबल क्वांटिटी है। यहाँ पे हमने क्या देखा है, चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी, ओके। डेल्टा टी का मतलब क्या है, 20 डिग्री हमारा T1 टेम्परेचर है और 100 डिग्री हमारा T2 टेम्परेचर है। T1 से T2 चेंज होने के लिए कितना लगेगा, तो ये हमारा डेल्टा टी रहेगा। तो हमने क्या किया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। इज दिस पार्ट अंडरस्टूड बाय एवरीबडी? जो हमने सब्सट्रैक्शन किया है T2 माइनस T1, चिल्ड्रन आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, आर यू? यस, ठीक है। ये तो हमने अभी डेल्टा टी का टेम्परेचर निकाला। तो अभी हमारे पास क्या क्या है चिल्ड्रन, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास मास है वाटर का, हमारे पास कैलोरीज है पानी के, और हमारे पास टेम्परेचर है जिसे हम डेल्टा टी कहते हैं, डिफरेंस इन T2 माइनस T1, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लेंगे, एनर्जी टू बी सप्लाइड टू वाटर इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय वाटर, ठीक है। पानी को एनर्जी देना मतलब पानी ने एनर्जी लेना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं चिल्ड्रन, हम यहाँ पे मास इंटू कैलोरीज इंटू डेल्टा टी। सो हमारे पास मास है 5 किलो, कैलोरीज इज इक्वल टू 1, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, हमको इसे कन्वर्ट करना नहीं है। और ये कैलोरीज डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस है, तो सारे यूनिट्स अपनी जगह पे बराबर है, किसी को कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। हमने एज इट इज यहाँ पे इसको कॉपी किया, इसके वैल्यूज को रिप्लेस करके हमको मिला 400 किलो कैलोरीज। Hence, the heat energy necessary to raise the temperature of water is equal to 400 kilo
calories. Is this part understood by everybody? Children, example 1 clear? Yes? Okay, shall we go to example number 2? And soon we are going to end this chapter. चलो, so going to example number 2. अब यहाँ पे इससे आपको पता ही चल गया होगा कॉपर स्फीयर, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर देख के कि ये तो क्यू वाला है सम, राइट? Here we have example number 2. A copper sphere of 100 gram mass is heated to raise the temperature to 100 degree Celsius. कॉपर स्फीयर का मास कितना है? 100 ग्राम है. टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस. और इसे पानी में रिलीज किया गया. पानी का मास कितना है? 195 ग्राम, और उसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. किस में डाला है ये? कॉपर कैलोरीमीटर में. ठीक है, कॉपर का स्फीयर है 100 ग्राम का. इसे हीट किया गया है 100 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए. इसे हमने पानी के अंदर रिलीज किया, जिसका मास है 195 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. और ये कैलोरीमीटर किससे बना है? कॉपर से बना है. इफ द मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, what will be the maximum temperature of water? पानी का मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा अगर हमारा कैलोरीमीटर का मास है 50 ग्राम? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर. ये कहाँ से मिलेगी चिल्ड्रन? आपको ये एग्जाम में दी जाएगी, या आपको ये जो स्पेसिफिक हीट का टेबल है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बाय हार्ट करना पड़ेगा. एक मिनट, आई टेक यू टू दैट टेबल. ये वाला टेबल, ये थोड़ा सा बाय हार्ट कीजिए. यू विल गेट फॉर कॉपर, यू विल गेट फॉर आयरन, यू विल गेट फॉर वाटर. तो ये थोड़ा आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर, या फिर एग्जाम में तो नॉर्मली देते ही है. तो हमने कॉपर का कितना देखा है? स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इज 0.1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. इसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर विल बी 0.1 ग्राम कैलोरीज पर ग्राम सेल्सियस. क्यों? क्योंकि कॉपर की जो हीट है और कैलोरीमीटर का मटेरियल है, दोनों सेम है. अग्रीइंग विथ मी और नॉट? कॉपर का ही बना है ना कैलोरीमीटर. यस और नो चिल्ड्रन? यस. तो इन दोनों का भी सेम रहेगा. स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर विल बी दिस, and specific heat of copper calorimeter will be this. Suppose a copper ball water and calorimeter attain the final temperature T. अगर हमने कॉपर बॉल डाला पानी के अंदर और वो पानी कैलोरीमीटर के अंदर है, तो तीनों के मिला के हम T बोल सकते हैं. ठीक है, सो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर. ठीक है, आपका कॉपर बॉल जो अपना हीट लूज करेगा वो कौन गेन करेगा? पानी, कैलोरीमीटर वाला, और कैलोरीमीटर खुद. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हीट लॉस बाय कॉपर बॉल क्या है? हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ बॉल. बराबर? चिल्ड्रन, आर यू अग्रीइंग विथ मी? ये कहाँ से आया फॉर्मूला? ये यहाँ से आया. हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट. कॉपर का ऑब्जेक्ट है, तो कॉपर में से क्या क्या लूज होगा? एक तो मास रहेगा कॉपर का, उसकी वजह से ये हीट है इसके अंदर. एक तो कॉपर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और एक तो कॉपर मटेरियल का टेम्परेचर है. ठीक है, तो कॉपर का मास, कॉपर की हीट कैपेसिटी और इसका टेम्परेचर. ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मास ऑफ कॉपर कितना है? 100 है. इसका हीट कितना है? हीट ऑफ कॉपर दिस 0.1, तो हमने 0.1. और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? टेम्परेचर अभी तक हमें फाइनल मिला नहीं है, तो 100 में से जो 100 टेम्परेचर डिग्री अटेंड कर रहा है ना, माइनस T करेंगे. ठीक है, सिमिलरली हीट गेन बाय वाटर. कौन सा वाटर? कैलोरीमीटर के अंदर का वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, specific heat of water and increase in its temperature. Children, are you agreeing with me this? Students, you are understanding what we are doing here? हम हर एक मटेरियल का, कॉपर बॉल, हम यहाँ पे वाटर और कैलोरीमीटर का, सबसे तीनों का भी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे. क्या कैलकुलेशन करेंगे? उसके अंदर की कंटेंट, जिसकी वजह से ये हीट एक्सचेंज हो रही है. ठीक है,
एक तो मास रहेगा, एक तो कॉपर का कैपेसिटी रहेगा हीट पकड़ने का, और एक तो उसका टेम्परेचर रहेगा। ये तीन चीजों को अलग अलग सबसे पहले हम कैलकुलेट करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कॉपर बॉल का हो गया, अभी हम पानी का कर रहे हैं। ठीक है, सेम मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और इंक्रीज इन दिस टेम्परेचर। तो हमारे पास मास ऑफ वाटर ऊपर गिवन के हिसाब से क्या है, 195 ग्राम। हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, और हमारे पास इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर है T-20। ओके, कहाँ से आया T-20 चिल्ड्रन? यहाँ पे देखो, इन क्वेश्चन इट इज गिवन रिलीज इन वाटर, वाटर का मास एंड वाटर का टेम्परेचर। ओके, तो हमें यहाँ पे मिला T-20। ओके, हमारे पास अभी ये Q2 बन गया। Q है आपका कॉपर बॉल, Q1 है आपके पास वाटर। नाउ अभी Q2 की बारी आती है। Q2 क्या है? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इंक्रीज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे हमें फिलहाल फाइनल टेम्परेचर पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो पता है वो डालेंगे। कैलोरीमीटर का मास 50 ग्राम है, यहाँ से मिला है हमें। उसके बाद 0.1 क्या है, इसका कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कहाँ से आया? कैलोरीमीटर के मटेरियल से। मटेरियल कौन सा है? कॉपर। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर बॉल और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, अभी इसमें इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर कितना है? T-20। क्यों? क्योंकि ये पानी जो है कैलोरीमीटर के अंदर वो T-20 टेम्परेचर पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये कैलोरीमीटर भी पानी का ही टेम्परेचर पकड़ेगा। अभी हम आते हैं सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे हम। Q, Q1, Q2 इन सबको इक्वेशन फॉर्म में डालेंगे। सो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ठीक है, अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन, आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला फाइनल पार्ट, ये वाला फाइनल पार्ट और ये वाला फाइनल पार्ट, इन सबको आपको ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम Q का लेंगे 100 इंटू 0.1 इंटू 10 ये वाला इज इक्वल टू 195 इंटू 1 इंटू T20 प्लस 50 इंटू 1 इंटू T20। यहाँ पे चिल्ड्रन कॉमन क्या रहेगा? 100 into 0.1 will become 10. Agreeing with me? Everybody is agreeing with me? 100 into 0.1? Yes. ठीक है, into ये bracket को as it is. 195 into 1 becomes 195 और T20 as it is. 50 into 0.1 हम 5 बोल सकते हैं, T20 as it is. Are you agreeing with me? 50 into 0.1? Yes. ये यहाँ तक हो गया। अब हम T20 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं और 5 और 95 को ऐड कर सकते हैं। यस, जब भी आप ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो 195T माइनस 195 इंटू 20। ठीक है, तो ये सब करने से अच्छा हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली +5 195 T20 को बाहर रखा, 195 + 5 becomes 200। ओके, और ये इसको एज इट इज रखा। चिल्ड्रन आर यू अग्रीइंग विथ मी? ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, दोनों के पास सेम है नंबर, ये कॉमन फैक्टर है। करेक्ट? ठीक है, ये स्टेप होने के बाद स्टूडेंट्स आपको हमेशा वर्ड प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप ही लिखने हैं, नो शॉर्टकट। इफ यू डू एनी शॉर्टकट, एक स्टेप मिस हो गई, आपका पूरा आंसर गलत जाएगा। ओके, राइट डाउन योर आंसर्स। अगर आपको पेपर स्टार्ट करना है, स्टार्ट योर पेपर विद वर्ड प्रॉब्लम इफ यू आर गुड एट वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत बहुत कम। इफ यू फॉलो एवरी स्टेप नीटली नाइसली, कोई मार्क्स कट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 100 माइनस T 200 T-20। तो हमने क्या किया है, हमने ब्रैकेट ओपन किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, वी विल गेट दिस आंसर। स्टूडेंट्स, एक कैलकुलेशन आपको करना है, 200 इंटू T माइनस 200 इंटू 20 कितना होगा, और 10 इंटू दिस एंड 10 इंटू दिस। ओके, यू कैन डू लाइक दिस, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, T20 को यहीं पे रखो, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 10 इंटू 100 माइनस T अपॉन 200, 10 ones and 10, ओके,
सो यू विल गेट योर आंसर। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा, ट्रांसपोज और रेसिप्रोकेट करने के बाद द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 23.8 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? लास्ट वाली स्टेप में कैलकुलेशन आप कर लोगे? ओके, क्लियर, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ठीक है। ओके, so this was your word problem. Let us go to example number 3 and we will end our chapter with this. ठीक है, इन एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बताया है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। In if 80 gram of steam of temperature 97 degree Celsius is released on an ice slab, 80 ग्राम की स्टीम ली है, 97 डिग्री सेल्सियस का स्टीम का टेम्परेचर है और उसे हमने कहाँ पे रिलीज किया है, आइस स्लैब ऑफ टेम्परेचर 0। अब आइस स्लैब है तो हमको पता है उसका डेफिनेटली टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा, आइस का हमेशा टेम्परेचर 0 रहता है। हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितना आइस मेल्ट होगा। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड टू द आइस व्हेन स्टीम विल बी ट्रांसफॉर्म टू वाटर, कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा आइस में जब स्टीम विल बी ट्रांसफॉर्म टू वाटर। ओके, स्टीम को, स्टीम मतलब कौन सा फॉर्म है, स्टीम इज विच फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस? स्टीम इज विच फॉर्म चिल्ड्रन, गैस, एक्सेलेंट। सो ये गैस को लिक्विड में बदलने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा एग्जाम्पल है ये, इट इज एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट हीट, है ना, जिसमें हमने देखा था कि लेटेंट हीट कैपेसिटी पानी की कैसी होती है, 0 से लेके एक लेवल पे आके वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड से फिर वो गैस बन जाती है, गैस से वापस सॉलिड बन जाती है ना। सो वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट। आर यू अग्रीइंग विथ मी चिल्ड्रन? लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्यों लिया है? यस, सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आइस। ओके, सो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 80 कैलोरीज पर ग्राम, ये वाला। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर is equals to latent heat of vaporization which is equals to 540 calories per gram. ओके, ये दोनों भी स्टेबल है, दोनों भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये दो चीज हमें पता है। मास ऑफ स्टीम अभी यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। स्टीम का मास कितना है, 80 ग्राम। स्टीम का टेम्परेचर कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम टेम्परेचर 97 इनटू वाटर, ओके, ऑफ 97 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू स्टीम का टेम्परेचर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि स्टीम जो है वेपर में कन्वर्ट हो रही है ना, तो आपका मास ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, सो 80 इंटू 540 बन गया आपका जो भी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अभी सेकंड क्या होगा, लेटेंट हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी है 97 डिग्री सेल्सियस, गर्म हो चुका है पानी, ठीक है। अब इसको वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में डाला है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मास ऑफ स्टीम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, 97 से 0 डिग्री सेल्सियस का चेंज हमें रिकॉर्ड करना है, इनटू कैलोरीज, कितना कैलोरीज, कितना एनर्जी चेंज हो गया है, वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्या होगा, 80 इंटू 97 माइनस 0, ठीक है। 97 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया ना, तो ये क्या बताया गया है, ये 97 तो स्टीम का टेम्परेचर है। अभी स्टीम को 0 डिग्री में कन्वर्ट होना है, ये जो स्टीम है आपकी, इसको आइस में कन्वर्ट होना है, तो 97 माइनस आइस का टेम्परेचर इनटू कैलोरीज कितना है, 1। कैन वी हैव दिस एज अ सेकेंड दिस इक्वेशन कैलकुलेशन करने के बाद? चिल्ड्रन, आर यू फॉलोइंग मी? टिल सेकेंड इक्वेशन इज फॉलोड बाय एवरीबडी चिल्ड्रन? यस, नो डिफिकल्टी, पक्का? ठीक है, चलो, ग्रेट, ओके।
आई रिपीट अगेन, थर्ड इक्वेशन पे जाने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस कैलकुलेट किया है, वो है 80 कैलोरीज पर ग्राम। कहाँ से मिला, कांस्टेंट है, हमको याद रखना है, यहाँ पे मेल्टिंग शुरू हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 540, कहाँ से मिला, कांस्टेंट है, यहाँ से अपना वाटर जो है वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमने सोल्यूशन में सबसे पहले क्या कैलकुलेशन किया, हमने स्टीम का मास जो है यहाँ पे लिख के लिया, स्टीम का टेम्परेचर लिख डाला, और हमारे पास आइस का भी टेम्परेचर है 0 डिग्री, वो भी लिख डाला। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन हमारे पास है। हम शुरू करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट किसने रिलीज की, कौन से प्रोसेस में रिलीज की, कन्वर्जन ऑफ स्टेम इनटू टेम्परेचर इनटू वाटर। ठीक है, जब स्टेम जो था, ठीक है, स्टेम को वाटर बनने के लिए कितना हीट लगा या कितना हीट रिलीज हुआ, वो हम देखेंगे। तो हमारे पास मास ऑफ स्टीम है इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि हमारा जो स्टीम है, वाटर वेपर जो है वो पानी में बदल गया ना, तो मास स्टीम का और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मिला के इक्वेशन 1 बनेगा। ठीक है, अभी हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस वाला, हमारा पानी जो है ये लिक्विड बन गया, लिक्विड बनने के बाद ये लिक्विड जो है आइस में कब बदलेगा। ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या बताया है, हमारी स्टीम को आइस स्लैब बनना है, तो आइस, जब स्टीम को आइस स्लैब बनना है तो उसे लिक्विड वाले प्रोसेस से जाना पड़ेगा। करेक्ट, अग्रीइंग विथ मी चिल्ड्रन, डायरेक्टली स्टीम का आइस तो नहीं बन सकता है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिक्विड वाला प्रोसेस लिया कि आपका स्टीम जो है लिक्विड में बदलेगा और फिर जो लिक्विड है वो सॉलिड में बदलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मास ऑफ स्टीम इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इंटू कैलोरीज, तो ये कैलकुलेट करके हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे क्या है, टोटल हीट गेन्ड बाय आइस, पूरी हीट कहाँ से मिली आइस को, विल बी 80 इंटू 540 प्लस 80 इंटू 97, कैसे आया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। चिल्ड्रन, आर यू अग्रीइंग विथ मी? यस चिल्ड्रन, आपका आइस जो है वो बनने के लिए स्टीम ने लिक्विड स्टेट को क्रॉस किया और फिर लिक्विड स्टेट को क्रॉस करके वो सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, इसलिए हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू स्टीम से लेके लिक्विड और फिर लिक्विड से लेके सॉलिड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब हमने इन इक्वेशन 1 एंड 2 को ये किया तो हमको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इतनी कैलोरीज मिली। So total heat gain by ice is so much of calories. यहाँ पे हमारा सम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो हम क्या करेंगे, सम मास ऑफ आइस, ठीक है, मास ऑफ आइस विल मेल्ट ड्यू टू द हीट गेन बाय आइस, हमने ये देखा था। करेक्ट, जब हीट गेन करता है आइस तो थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू 50960 कैलोरीज। मास ऑफ आइस को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है मास ऑफ आइस, लेकिन हमको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पता है 80 इंटू 560 कैलोरीज। करेक्ट, मास ऑफ आइस एज इट इज 637 ग्राम। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला 673 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट at so and so calories while making the ice. Is that clear? Yes children, with this we are ending our chapter heat. Isn't that interesting? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, anything you want to ask me before we end our meeting today? Anything you want to ask me? You want me to repeat that sum once again quickly? Anybody? No? पक्का? ऐसा नहीं कि छुट्टी पे जाना है। धीरज इज सेइंग यस। धीरज, यू वांट मी टू एक्सप्लेन दैट सम अगेन? Yes, Dhiraj, I'm waiting for your reply.
Yes, ठीक है, great. Students, if you honestly tell me ना, if you want to understand that sum, it will be really helpful for me. क्योंकि हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं ना, so I will not understand आपको समझा या नहीं समझा. ओके, अगर आपके ऑनेस्ट ओपिनियन रहेंगे, सो आई विल अंडरस्टैंड कि आपको समझा कि नहीं समझा. चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन विल स्टॉप. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सम. ठीक है, एग्जाम्पल 3 में हमारे पास तीन चीजें हमारे पास गिवन में रेडी है. ठीक है, सबसे पहले है 80 ग्राम ऑफ स्टेम. स्टेम का मास, स्टेम का टेम्परेचर, नॉट स्टेम, स्टीम है, सॉरी, स्टीम का मास, स्टीम का टेम्परेचर, और जब आपका स्टीम आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो आइस का टेम्परेचर. हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, हमारे पास आइस का मास नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, कितना आइस मेल्ट होगा, कितनी एनर्जी लगेगी आइस को ट्रांसफर होने में जब ये वाटर में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, तो आप हम सभी को एक बात पता है, when anything is converting from solid, okay, I'll just share one more jam here, just quick share कर रही हूँ. where is the jam board? Is this jam board shared with you all, everybody, children? yes ना, ठीक है. चलो, कहाँ गया जैम बोर्ड, अभी तो यहाँ पे था. हाँ, मिला मिला मिला. ठीक है, ओके चिल्ड्रन, एक बात याद रखना, व्हेन आपका आइस जो है, ओके, विच इज इन अ सॉलिड फॉर्म, ये कन्वर्ट होगा वाटर में विच इज इन अ लिक्विड फॉर्म, और जब ये वाटर कन्वर्ट होगा स्टीम में विच इज इन अ गैसियस फॉर्म. ओके, अभी आपको स्टेम को डायरेक्टली आइस में नहीं जाएगा, स्टीम क्या होगा, कंडेंस होगा. ठीक है, ये जो इवेपोरेटेड स्टीम है वो कंडेंस होगा, तो ये स्टीम जो है वापस ये अपना प्रोसेस उल्टा कर लेगा. ये पहले वाटर बनेगा, ठीक है, और फिर ये वाटर से जाएगा आइस में जो कि सॉलिड में बनेगा. ठीक है, दोबारा ये प्रोसेस उल्टा बनेगा, आइस बनेगा वाटर, ओके, और वाटर जाएगा स्टेम के अंदर. आर यू फॉलोइंग चिल्ड्रन? ये एक स्टेप को स्किप नहीं करेगा. ठीक है, इसीलिए चिल्ड्रन हमने हमारे सम के अंदर, ये जो सम है हमारे यहाँ पे, इसके अंदर हमने लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस लिया है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर लिया है. ठीक है, क्योंकि हमारी स्टीम जो है आइस बनने के लिए वाटर के थ्रू जाएगी, तो इसलिए हमने ये दोनों लेटेंट हीट ली है. कहाँ से ली है, ये हमारे पास गिवन ऑलरेडी मौजूद थे. ठीक है, दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज, आपके एग्जाम में आपको दिए जाएंगे. ठीक है, तो हमने यहाँ पे गिवन लिखा, हमारे पास मास है स्टीम का, टेम्परेचर है स्टीम का, और आइस का टेम्परेचर है. ठीक है, अब हमारी जब हीट कितनी रिलीज होगी, कभी रिलीज होगी जब हमारा स्टेम जो है पानी के अंदर कन्वर्ट होगा. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, ये जो स्टेम है ये पहले लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा. ठीक है, ये स्टीम जो है डायरेक्टली आइस नहीं बनेगा, तो हमारा गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए कितना लगेगा, ये लगेगा. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि स्टीम हमारा वेपर फॉर्म में है ना, तो मास ऑफ स्टीम इनटू वेपोराइजेशन. ठीक है, इसके बाद हमारा पानी जो है, अब यहाँ पे पानी बन गया, पानी जो है आइस में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लेगा, तो हमारे पास क्या होगा, पानी इज इन द लिक्विड फॉर्म अगेन, तो हमारे पास मास ऑफ स्टीम है. ठीक है, क्यों मास ऑफ स्टीम ले रहे हैं, क्यों पानी का मास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको पानी का मास तो पता ही नहीं है, और स्टीम जब भी कंडेंस होता है तो लिक्विड बनता है, ये वाला पता है, स्टीम कंडेंस होने के बाद लिक्विड बनेगा वापस. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया मास ऑफ स्टीम विच इज इक्वल टू वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे बदल चुका है, इनटू कैलोरीज. क्यों कैलोरीज, क्योंकि आपका जब टेम्परेचर बदलेगा तो कैलोरीज गेन होंगे, करेक्ट, कैलोरीज रिक्वायर्ड रहेंगे. ये बना हमारा इक्वेशन 2. ठीक है, अभी हमारा आइस की बारी आती है. पूरा जो आइस है कितना हीट गेन करेगा, इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2. आइस बनने के लिए कितना हीट लगा है,
हमें आइस बनने के लिए हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम एंड हीट रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ वाटर। तो ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मिला के आइस बना, ठीक है। हमें इतने कैलोरीज में आइस मिल गया, पर जरूरी थोड़ी है कि एग्जैक्टली इतने कैलोरीज में आइस बनेगा। हमारे आइस ने इस प्रोसेस में हीट उसको मिली है ना, आइस बनने के लिए थोड़ा हीट लगा है, तो हीट होने के बाद आइस ने थोड़ा बहुत तो लूज किया होगा ना, अपना मेल्टिंग तो हुआ रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पे मास ऑफ आइस इसको एज इट इज रखा, जो हमें पता नहीं है। हमने यहाँ पे हीट गेन्ड बाय आइस, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, क्योंकि हमारा आइस बनते वक्त थोड़ा सा मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, विच इज इक्वल टू कितने कैलोरीज लगे मेल्ट होने के लिए, ठीक है। हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है, हमारे पास 80 है इंटू 5 दिस, इससे हमको मिला मास ऑफ आइस। सो हेंस वी गॉट बोथ द थिंग, इतने मास ऑफ आइस जो है इतनी कैलोरीज गेन करने के बाद मेल्टिंग बताएगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रेन? धीरज, आई होप आई हैव आंसर्ड योर डाउट। Yes, Dheeraj? Clear? Okay. All right. So with this, we have ended our chapter. Happy Diwali, everybody. Have a very good holidays. Okay. See you again next Monday, maybe. All right. चलो देन, बाय एवरीबॉडी, हैप्पी दिवाली। और मैंने आपके फोटोज देखे जो आप लोग घूमने गए थे, अमेजिंग पिक्चर्स, नाइस मेड, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। बाय। थैंक यू मित्रिया, थैंक यू अनुज, बाय।